हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि हम लोग पटना यूनिवर्सिटी बीए का एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं लोग, जिसमें लगातार हम लोग आपके लिए सहायता कर रहे हैं। जिसमें ये आज हम लोग का पॉलिटी का दूसरा वीडियो होगा। इसके पहले मैंने एक वीडियो और अपलोड किया था पॉलिटिकल साइंस में, जिसमें मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व किया था। और आज का ये दूसरा लेक्चर होगा पॉलिटिकल साइंस में। और उसके साथ जैसे कि आप लोग का बार बार मैसेज आ रहा था कि क्लास रेगुलर कब से स्टार्ट होगा, तो आज से यानी कि आपने देखा कि सुबह में भी एक विविध का वीडियो गया था। उसके बाद कल से हम लोग रेगुलर कुछ मैथ के भी वीडियो आप लोग के पास दी जाएगी, जिससे आप लोग की सहायता हो सके। उसके बाद आने वाले समय में मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, और भी एक दो लोग इससे जुड़ने वाले हैं जो कि आपकी सहायता करेंगे। तो चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ग्रांटी एकेडमी पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बगल का बेल आइकन दबाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो है पॉलिटी का पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो और चला गया, उसे आप नहीं देखे हैं तो पहले जाकर देख लीजिए, नहीं तो ये वीडियो आपको बहुत कम समझ में आएगा। चलिए देखिए, आज हम लोग जैसे जान रहे थे, इसके पहले वाले वीडियो में हम टोटल जाने थे संविधान सभा का जो टोटल बैठक हुआ था। अभी तक 3 बैठक जाने थे, जिसमें अंतिम जो बैठक हुआ था आपका 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। वहाँ तक हम लोग जान लिए थे। उसी क्रम में संविधान का निर्माण होते के क्रम में कुछ महत्वपूर्ण समितियाँ था और उसके कुछ अध्यक्ष थे, उसके कार्यकाल को दिया गया था। जैसे अभी वर्तमान में आप देखते हैं कुछ वैसे समितियाँ हो गया, या अलग अलग क्षेत्र में शिक्षा मंत्री कोई अलग होते हैं, खाद्य विभाग मंत्री, यानी कि मंत्रियों का बंटवारा कर दिया गया है। उसी तरीके से उस समय भी आज़ादी के समय कुछ मंत्रियों का बंटवारा किया गया था, कुछ कार्यभार उनको दिया गया था संभालने के लिए, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है। ये जो है आपके एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप देखेंगे तो 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन इतना से आपको उठाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए, पहले इसमें हम लोग देखते हैं शक्ति या संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा देखिए, प्रांतीय संविधान और दूसरा मूल अधिकार समिति के, यानी कि ये सब क्या है, इधर वाला जितना है टोटली ये समिति का नाम है, और इस साइड वाला जितना आप देख रहे हैं ये उसके अध्यक्ष का नाम है। तो ये जो था प्रांतीय संविधान समिति था, और ये दूसरा जो था मूल संविधान समिति, ये दो समिति का नाम था। इन दोनों समिति के जो अध्यक्ष थे वे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि झंडा समिति, संचालन समिति और प्रक्रिया समिति, इन तीनों का आपका अध्यक्ष अगर देखा जाए तो राजेंद्र प्रसाद है। हालांकि यहाँ पे देखिएगा आप झंडा समिति को कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, जेबी कृपलानी भी झंडा समिति का अध्यक्ष आपको कहीं देखने को मिलता है। तो वहाँ पे जैसे आपका ऑप्शन हो तो उसके अनुसार आप चुन सकते हैं। आगे देखिए, चौथा है सदन समिति के अध्यक्ष। तो सदन समिति के जो अध्यक्ष है वो बी पट्टा सीतारमैया थे। अगला देखिए, कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो M.K. मुंशी थे। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि संविधान सभा के विधि सलाहकार कौन थे। यानी कि जैसे आपने देखा था कि संविधान सभा के अध्यक्ष होते गए, जैसे फर्स्ट अस्थायी अध्यक्ष आपने देखा था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, उसके बाद उनको हटाकर अस्थायी राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। उसी क्रम में उनके जो संविधान सभा के विधि सलाहकार थे वे थे B.N. राव, और ये B.N. राव के द्वारा ही संविधान सभा की मांग की गई थी 1938 में, ये भी आप जानते हैं। उसके बाद आगे देखिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सलाहकार, ये तो संविधान सभा के भी विधि सलाहकार थे और प्रारूप समिति के भी ये सलाहकार थे। तो ये दोनों B.N. राव थे, जो कि बेहद ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखिए, कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रारूप समिति आया। प्रारूप समिति क्या था, तो शॉर्ट में आपको बता दूंगी, जैसे आप देखे थे कि संविधान को लिखने की जिम्मेवारी
या संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था। और वो संविधान सभा मुख्य रूप से किसी एक व्यक्ति के जिम्मे, जैसे मान लीजिए कोई भी कार्य होता है तो मान लीजिए भारत सरकार हो गया, भारत सरकार को कोई कार्य करने की जिम्मेवारी दे दी जाती है तो एक अलग अलग विभाग में वो भी एक जिम्मेवारी दे देती है कि बिहार सरकार का ये कार्य है, इतना विकास का कार्य करे, यानी कि उसका काम का बंटवारा कर देती है। तो उसी तरीके से संविधान सभा ने क्या कहा कि संविधान लिखने का जो भी कार्य होगा वो प्रारूप समिति करेगा। संविधान लिखने का कार्य प्रारूप समिति करेगा। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो अम्बेडकर साहब को इन लोगों ने बना दिया। अब देखिए, आप प्रारूप समिति से दो क्वेश्चन निकल के सामने आपका आता है। पहला कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, तो प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था आपका 29 अगस्त 1947 में ये प्रारूप समिति का गठन हो गया। और इसके टोटल 7 मेंबर थे, यानी टोटल इसमें 7 सदस्य थे जो कि संविधान सभा को संविधान को लिखने का कार्य किए। अब देखिए वे 7 सदस्य कौन कौन थे। सबसे पहला आप देखिए अम्बेडकर साहब थे, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो अम्बेडकर। उसके बाद आगे देखिए दूसरा जो सदस्य थे वो AC स्वामी थे। जो तीसरा सदस्य थे वो KM मुंशी थे। चौथा जो सदस्य थे वो सैयद मोहम्मद सादुल्लाह थे। उसके बाद जो 5वां सदस्य थे वो N गोपाल स्वामी थे। ये 5 सदस्य हो गए। अब ये जो 2 सदस्य थे इनका बदलाव भी हुआ था। जो मूल पहले थे वो BL मित्र थे, लेकिन इनका निधन हो गया तो इनके निधन के बाद N माधव को इनके स्थान पे रखा गया। तो ये 6ठे सदस्य बने, लेकिन इनसे पहले जो थे BL मित्र थे और इनका निधन हो गया तो इनके स्थान पे ये N माधव आ गए। उसके बाद जो 7वें नंबर पे थे वो DP खेतान थे, इनका भी निधन हो गया तो इनके निधन के बाद जो थे वो T कृष्णाचार्य थे। यानी कि इतने लोग मिलकर संविधान को लिखने का कार्य किए। अब देखिए कहीं कहीं लोग क्वेश्चन करते हैं कि संविधान को किसने लिखा। अब आप देखिए क्या कोई एक व्यक्ति संविधान को लिखने का काम किया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टोटल 7 सदस्य मिलकर संविधान को लिखने का कार्य किए थे। तो ये जो लोग भी आंसर बताते हैं कि भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान को लिखा तो वो गलत है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अकेले अम्बेडकर साहब नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे कमेटी के माध्यम से ये तैयार किया गया। अब ये जो था अपना संविधान तैयार कर लिया और संविधान तैयार करने के बाद संविधान सभा के सामने ये प्रस्तुत कब किया, क्योंकि इसका काम क्या था प्रारूप समिति का, यानी कि संविधान का एक प्रारूप एक लेखा जोखा तैयार करके संविधान सभा के सामने दे देना और संविधान सभा उसे लागू करेगा। तो ये जो था संविधान सभा के सामने जो लागू किया 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के सामने ये प्रस्तुत कर दिया। उसके बाद संविधान सभा अपना विचार विमर्श किया, उसमें कुछ गलतियां था, गलतियों को सुधार करते हुए पूर्ण रूप से भारत का जो संविधान था वो आपका 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। और इसको 2 माह बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो ये था इतना आपका डिटेल्स। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में और भी हम बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। रुकिए इसको। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या जानेंगे। इस स्लाइड में हम लोग जानेंगे भारतीय संविधान के स्रोत, यानी कि इसके पहले स्लाइड में हम लोग जो भी जाने थे, इसमें हम लोग जाने थे कि भारतीय संविधान जो था वो पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। उसके बाद एक आपका अंतिम संविधान सभा का बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 को। ये संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछता है कि संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था। 24 जनवरी 1950 को और 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हो गया था। इसी दिन यानी कि 24 जनवरी 1950 को भारत का प्रथम जो राष्ट्रपति हम जानते हैं राजेंद्र प्रसाद जो बने थे वो इसी दिन चुने गए थे। तो आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। कब चुने गए थे, तो 24 जनवरी 1950 को। या दूसरे तरीके से आपसे घुमा सकता है कि संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था, तो 24 जनवरी 1950 को।
अब चलिए अब हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। स्रोत का मतलब क्या, वो पहले ये समझ लीजिए। जैसे आप जानते हैं कि भारत का संविधान का जब गठन हो रहा था, जब संविधान को लिखा जा रहा था, तो कई देशों के संविधान से कुछ उनका संविधान पढ़कर कुछ अच्छी बातें जो लगती थी वो भारतीय संविधान में लिख दिया जाता था। तो इसी दौरान में अलग अलग देशों से जो भी नियम कानून भारत के संविधान में लिखा गया है वही यहाँ पे हम लोग जानेंगे, यानी कि किस देश से कौन सा नियम कानून भारतीय संविधान में लिखा गया है। अब देखिए पहला है आपका अमेरिका। तो अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार मिला है। और मौलिक अधिकार क्या है, इस पर डिटेल से नेक्स्ट वीडियो जो भी बनेगा पॉलिटी का है इस पर बनाएंगे। मौलिक अधिकार पे बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और जीवन के लिए। अगला है न्याय की व्यवस्था, जो हम लोग न्यायालय की व्यवस्था करते हैं, ये अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में लाया गया है। अगला है संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि सबसे बड़ा जो भी है भारत में वो संविधान है। तो इतने सारे बहुत सारे और भी है नियम कानून जो लिया गया है, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं था आपके एग्जाम के लिए, तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए वही पॉइंट यहाँ पे लाया गया है। आगे देखिए ब्रिटेन। ब्रिटेन भी बेहद इम्पोर्टेंट है। ब्रिटेन से आपका संसदीय प्रणाली, यानी कि देखते हैं भारत में जो संसद हो गया तो इसकी व्यवस्था जो है लाया गया है आपका ब्रिटेन से। आगे देखिए एकहरी नागरिकता, यानी कि आप जानते हैं एकहरी नागरिकता क्या है। नागरिकता तो समान लोग जानते हैं, यानी कि एक ही नागरिकता किसी भी देश को, या तो आप भारत के नागरिक रह सकते हैं या नहीं तो बांग्ला, किसी भी देश के नागरिक होंगे तो वही एकहरी नागरिकता कहलाती है आपका। तो ये एकहरी नागरिकता जो है आपका ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में दिया गया। उसके बाद राष्ट्रपति का औपचारिक स्थिति, उसके अलावा है विधि के समक्ष समानता, यानी कि विधि मतलब क्या, कोई भी नियम कानून है उसके लिए सभी लोग एक समान है, एक बराबर है। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है आपका भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आगे देखिए तीसरा पॉइंट है जापान। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया। आगे देखिए आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, यहाँ पे देखिएगा मौलिक अधिकार या मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य ये दोनों अलग है। कई बच्चे दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों अलग है। अलग क्यों है, क्या अंतर है, नेक्स्ट वीडियो जो मौलिक अधिकार को हम बनाएंगे तो उसमें बताएंगे। तो ये ध्यान रहेगा आपका कि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य जो है आपका आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट देखिए जर्मनी। जर्मनी से आपातकाल की सिद्धांत, यानी कि आपातकाल की व्यवस्था, ये आपके जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आगे देखिए कनाडा। तो कनाडा से आपका केंद्र सरकार का शक्तिशाली होना, यानी केंद्र सरकार का शक्तिशाली मतलब क्या, आप जानते हैं कि भारत जो है संघीय शासन व्यवस्था है, यहाँ पे दो सरकार होती है, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। तो उन दोनों सरकारों में यदि बात की जाए सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है, तो केंद्र सरकार सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगी। तो ये नियम कानून किस देश से लिया गया भारत में, तो वही कनाडा से लिया गया। आगे देखिए संघीय प्रणाली शक्ति का बंटवारा। अब यहाँ पे देखिएगा संघीय प्रणाली शक्ति का बंटवारा, एक आपका संघीय व्यवस्था है जो कि अमेरिका से लिया गया है, हालांकि ऊपर नहीं बताएं, आप समझ लीजिए। जो संघीय व्यवस्था है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संघीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे शासन का संचालन किसी एक केंद्र बिंदु से न होकर कई छोटे छोटे भागों में बांट कर किया जाता है, उसे ही संघीय व्यवस्था कहा जाता है। तो वो जो प्रणाली था वो अमेरिका से लिया गया, लेकिन उसी संघीय शासन व्यवस्था को कई भागों में शक्तियों को बांट देना, ये जो प्रक्रिया है आपका कनाडा से लिया गया है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए अफ्रीका। अफ्रीका से लिया गया है आपका संविधान संशोधन। आगे देखिए 8 में आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है आपका समवर्ती सूची। अगला है आपका 9 में फ्रांस। फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। तो इतने सारे हैं जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है। अब आगे जो भी होगा नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे उसमें। और काफ़ी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर इसमें कोई भी आपको कमी महसूस हो कि कहाँ पे कमी हो रहा है तो आप अपना कमेंट जरूर अपना सुझाव दीजिएगा, ताकि उस कमियों को नेक्स्ट वीडियो में दूर किया जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।